वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग होती क्या है, इसको ज़रूरत क्यों है पड़ी हमें पढ़ने की, तो देख लीजिए। पहले हम ये समझेंगे कि वेस्ट वाटर की इंजीनियरिंग करनी ज़रूरी क्यों है। सपोज़ ये कम्युनिटी है या सपोज़ जहाँ आप रहते हो, आपके पास रॉ वाटर आया पाइपलाइंस के थ्रू, आपके पास रॉ वाटर आया एंड दैट्स अ ट्रीटेड वाटर, है ना। आपके पास पानी जो पीने के लिए आया, लेट्स से, तो आपने उस पानी को जब यूज़ किया, चाहे आपने नहाने में यूज़ किया, कपड़े धोने में यूज़ किया, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया, खाना बनाने के पर्पज़ में यूज़ किया, जो यहाँ से रॉ वाटर आया उसको यूज़ करने के बाद जब आपने नहाया उसके बाद जो पानी निकलता है वहाँ से, दैट इज़ सिंपली व्हाट वी कॉल एज द वेस्ट वाटर, क्योंकि वो वेस्ट वाटर है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये जो रॉ वाटर आया, यूज़ हुआ, उसके बाद वेस्ट वाटर निकला, इस वेस्ट वाटर के करेक्टरिस्टिक्स और इसके ट्रीटमेंट को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो क्यों ज़रूरी होता है वो हम बात करने वाले हैं। तो इसी वेस्ट वाटर को हम सिंपल टर्म्स में सीवेज भी कहते हैं। तो सीवेज क्या है? सीवेज इज़ नथिंग एक्चुअली। जब आप रॉ वाटर को यूज़ करते हो ना, यूज़ करने के बाद उसका बाई प्रोडक्ट निकलता है, दैट्स व्हाट वी कॉल ए सिंपल इन द सिंपल टर्म्स सीवेज। ठीक है। अब जब ये सीवेज यहाँ से निकलता है, हम क्या करते हैं, इस सीवेज को कहीं ना कहीं हम तो दोबारा इसको यूज़ करने वाले नहीं है, हमें तो कहीं ना कहीं ये डालना पड़ेगा, कहीं फेंकना पड़ेगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इज द डिस्पोजल साइट। इसको करना पड़ता है डिस्पोज। क्या हम डायरेक्टली इसको डिस्पोज या किसी नदी में या किसी लैंड में डाल देते? नहीं, हमें इसको पहले करना पड़ता है ट्रीट। ट्रीट इन द सेंस हमें इसमें से बहुत सारी चीज़ें पहले हटानी पड़ती है। तो अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है कि हमें इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत, हम डायरेक्टली डिस्पोज क्यों नहीं करते? रीज़न है उसका। जो ये सीवेज हैं, सीवेज में दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, अभी हम डिटेल में बात करेंगे। जनरली एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, एक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है। जो ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं ना, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को माइक्रोब्स खाते हैं, लाइक इफ इट इज़ बायोडिग्रेडेबल, अभी हम बात करेंगे। तो जब वो माइक्रोब्स इसको खाएंगे या इसको डिकम्पोज करेंगे, वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे। तो आपने सपोज़ इसको बिना ट्रीट किए डायरेक्टली पानी में डाल दिया, आपने किसी वाटर बॉडी में डाल दिया, तो होगा क्या, जब इस वाटर बॉडी में आपने यही सीवेज डाल दिया, तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स रहेंगे। तो वो माइक्रोब्स क्या है, वो ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? वो पानी में से जो प्रेजेंट फॉर्म होता है ऑक्सीजन का, जिसको हम डीओ कहते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो आगे हम डिटेल में बात करेंगे, वो उस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच उससे क्या होगा, जो इस पानी में ऑलरेडी फिशेस थी या एक्वाटिक लाइफ थी, उसके लिए दैट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट, तो उसके लिए फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाती। इसीलिए हमें पहले यह समझना है कि सीवेज को ट्रीट करना क्यों ज़रूरी है। सीवेज को ट्रीट करना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लेक में या लैंड में एनएरोबिक ऑक्सीडेशन को इवॉल्व कराता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फाउल स्मेल हो जाती है। तो इस वजह से हमें पहले इसको ट्रीट करना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रॉ वाटर को हमें ट्रीट करने की ज़रूरत क्यों है। सीवेज को हमें ट्रीट करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम पहले इसको ट्रीट करेंगे, फिर इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे जहाँ हमें इसको फेंकना है। तो कमिंग टू द पॉइंट कि जो हमारा पानी है, सारा पानी हम वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं बेचते। कुछ पोर्शन ऐसा होता है कि जिसको हमें ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, और कुछ होता है जिस मतलब कुछ ऐसा होता है जिसको आप डायरेक्टली रिवर में डाल दो। लेकिन कुछ पानी होता है हमारे पास ऐसे जिसको ट्रीट, या सीवेज ऐसा होता है, वेस्ट वाटर ऐसा होता है जिसको ट्रीट करने की ज़रूरत बहुत होती है। तो ये जो हमने सीवेज जो कलेक्ट किया, चाहे सीवर्स के थ्रू, अभी हम सीवर्स की भी बात करेंगे, इसी सीवेज को कलेक्ट करना, फिर ट्रांसपोर्ट करना, फिर डिस्पोज ऑफ करना या ट्रीट करना। ट्रांसपोर्ट के बाद इसका ट्रीटमेंट होगा,
ट्रीटमेंट करना, फिर डिस्पोज ऑफ करना, उसी को, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं सीवरेज सिस्टम। आई होप आपको समझ आ गया होगा सीवरेज सिस्टम क्या होता है। इट इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सीवेज, कलेक्शन के बाद ट्रांसपोर्ट कराना, उसका किसके थ्रू कराते हैं, दैट इज सीवर, और फिर उसको ट्रीटमेंट करना, ट्रीटमेंट के बाद उसको डिस्पोज ऑफ करना, दैट इज व्हाट वी कॉल ए सीवरेज सिस्टम। ठीक है, अब ये हम ले कैसे जाते हैं, फॉर दैट वी यूज़ द पाइप्स और कंड्यूट्स, जिनको हम सीवर्स कहते हैं। तो सीवर्स क्या होते हैं, ऐसे कंड्यूट्स होते हैं विच वी विल से कैरी सीवर, जो इस सीवेज को ले जाते हैं एक दूसरे, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे। अब इस सीवेज को हमें ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ भी हो जाती है, माइक्रोबल ग्रोथ हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, और रीज़न एक और ये भी है कि सो दैट कि डायरेक्ट हम डिस्पोजल के लिए इसको उस लायक बनाए, सो दैट इट विल गेट डिस्पोज्ड। तो अगर हम फिर देखेंगे सीवेज की डेफिनेशन क्या होगी, सीवेज इज़ नथिंग, इट्स द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड लिक्विड वेस्ट्स, पानी और लिक्विड वेस्ट जो जनरेट हो जाते हैं, विच आर जनरेटेड, कहाँ से निकलते हैं, ड्यू टू आप डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, यानी खाना बनाने की वजह से, वॉशिंग की वजह से, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, या ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ डोमेस्टिक में ही और निकले, ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से भी निकल सकता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से भी निकल, जैसे पेपर जब बनते हैं तो वहाँ पे जो पानी निकलता है, दैट्स व्हाट आल्सो है सीवेज। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से भी निकल सकता है, डोमेस्टिक से भी निकलता है, तो उस जो वेस्ट वाटर हमें लिक्विड फॉर्म में मिला, दैट्स व्हाट वी कॉल एज द सीवेज। अगर यही सीवेज घर से निकलता है, डोमेस्टिक से निकलता है, तो उसे डोमेस्टिक सीवेज कहेंगे। और अगर यही सीवेज जो है इंडस्ट्रियल, ऐसा नहीं इंडस्ट्री में इंसान जो है वो बाथिंग के लिए यूज़ करें, नहीं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, जैसे पेपर फॉर्मेशन के लिए, तो उसको हम उस टाइम इंडस्ट्रियल सीवेज कहते हैं। और कंबाइंडली इन दोनों को हम सैनिटरी सीवेज कहते हैं, ध्यान रख लेना है, कंबाइंडली इन दोनों को हम सैनिटरी सीवेज कहते हैं, डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल सीवेज को हम कंबाइंडली सैनिटरी सीवेज कहते हैं, ये ध्यान रखना है। जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सीवेज को कंबाइनली हम नाम दे देते हैं। मूविंग अहेड, एक हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम रन ऑफ कहते हैं या ड्रेनेज कहते हैं। ड्रेनेज या रन ऑफ क्या होता है, सिंपल, आपने सुना है पूरा ड्रेन्स ड्रेन्स, ये क्या होता है, जब भी हैवी रेनफॉल हो जाता है, हैवी रेनफॉल के बाद जो वाटर जनरेट होता है ना, हैवी रेनफॉल के बाद जो भी पानी जनरेट होता है, चाहे आपके घर के छत से निकलता हो, उसको ही स्टॉर्म वाटर, उससे जो निकलने वाला होता है उसको हम ड्रेनेज कहते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर हम इंडस्ट्रियल सीवेज प्लस डोमेस्टिक सीवेज की बात करें, उसको हम सैनिटरी सीवेज कहते हैं। और अगर हम किचन में निकलना, डोमेस्टिक का एक सब पार्ट है किचन प्लस बाथरूम वेस्ट, अगर किचन और बाथरूम वेस्ट को हम कलेक्टिवली सलेज कहते हैं, ध्यान रखना है। अच्छा, ये ड्रेनेज आप खुद देख लो, इसका जो डिस्चार्ज होता है ना, मतलब इसकी जो क्वांटिटी होती है, दैट इज़ 20 to 30 टाइम्स मोर देन सैनिटरी सीवेज। सैनिटरी सीवेज से कहीं ज़्यादा होता है ये। ठीक है, आप खुद सोच लो, सैनिटरी सीवेज उतना नहीं होता जितना ये ड्रेनेज होता है या रेन वाटर, स्टॉर्म वाटर से निकलने वाला पानी होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, ये तो हमने सीवेज को समझ लिया, सीवेज के टाइप्स क्या है, सीवेज क्या होता है। एक चीज़ जो हमारे पास होती है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इम्प्योरिटी है ट्रीटमेंट सेंस के कॉन्टेक्स्ट में, वो होती है हमारी ऑर्गेनिक। जब भी आप सैनिटरी सीवेज को देखोगे, सैनिटरी सीवेज, आपने क्या किया, घर में खाना बनाया, घर में आपने वॉशिंग करी, वेजिटेबल्स के सब पार्ट्स निकले, कुछ भी हो, चावल के टुकड़े वो निकल के ड्रेन में निकल गए, उसको हम सैनिटरी सीवेज कहते हैं। उस सैनिटरी सीवेज में जो इम्प्योरिटी होती है ना, दो तरीके की होती है।
जनरली मीन तो होता है ऑर्गेनिक, जो मीन होता है आप ये समझ लीजिए, प्राइम इम्प्योरिटी तो ऑर्गेनिक ही होता है। और जब इस ड्रेनेज की बात करेंगे, ड्रेनेज में होता है इनऑर्गेनिक। अब आप खुद सोच लीजिए, इस पानी में तो जो बारिश हुआ इसको तो हमने यूज़ नहीं किया, तो इम्प्योरिटीज़ तो इनऑर्गेनिक ही होती हैं। तो सैनिटरी सीवेज की प्राइम इम्प्योरिटी जो ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज, वो कौन सी इम्प्योरिटी है, ध्यान रख लेना, ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, जिसको माइक्रोब्स खा सकते हैं या जो डिकम्पोज हो सके। तो ये तो हमने समझ लिया सीवरेज सिस्टम क्या होता है। एक टर्म जनरली यूज़ होती है, दैट्स DWF, जिसका फुल फॉर्म होता है ड्राई वेदर फ्लो। ड्राई वेदर फ्लो क्या होता है, आप ये समझ लीजिए, ड्राई, उसका नाम से ही पता लगता है, इट इज़ समथिंग दैट इज़ जो सूखा है। जब भी हम इस सीवरेज सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, हम इसको डिज़ाइन करते हैं कि ये सैनिटरी सीवेज भी ले जाए जो किचन और बाथरूम से निकलता है, और इंडस्ट्रियल सीवेज उसके लिए, और हम डिज़ाइन करते हैं कि ये रेन वाटर या स्टॉर्म वाटर जो छतों से निकलता है उसको भी कैरी करे। लेकिन ज़रूरी नहीं है ऑल द टाइम की बारिश ही होती रहे। जब समर्स की बात होती है तो समर्स में क्या होता है, देयर इज़ नो रेनफॉल, देयर इज़ नो रेनफॉल। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा सीवेज होता है, आप ये समझ लीजिए सीवेज जो होता है वो सैनिटरी सीवेज प्लस ड्रेनेज होता है। तो उस टाइम तो हमारा ड्रेनेज ज़ीरो होगा, यानी रेनफॉल वाला। तो उस टाइम जो हमारा सीवेज है ना, वो पूरा सैनिटरी सीवेज के बराबर होता है। उस टाइम तो ड्रेनेज ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, सैनिटरी सीवेज जो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक होता है। तो उस कंडीशन को कहते हैं हम ड्राई वेदर फ्लो। ये फ्लो जिसमें सिर्फ सैनिटरी सीवेज हो और पानी और रेन वाटर बिल्कुल भी ना हो, उसको हम कहते हैं ड्राई वेदर फ्लो। एक होता है हमारा वेट वेदर फ्लो। इसका मतलब क्या होगा, जब स्टॉर्म वाटर कम्युनिटी से आ जाता है, जैसे बारिश छतों से निकल के आ जाता है अलॉन्ग विद द सीवेज, तो उस टाइम हम उसको वेट वेदर कहेंगे, यानी जब ड्रेनेज प्रेजेंट हो। वेट वेदर में दोनों सैनिटरी सीवेज प्लस ड्रेनेज भी होगा, ये ध्यान रख लेना। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कि अब इस सीवेज को ले जाना डिस्पोजल साइट पे लिए कैसे करेंगे, आप कैसे भेजेंगे, उसके लिए हम सीवरेज सिस्टम को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है सेपरेट सीवरेज सिस्टम। सीवरेज सिस्टम मैंने आपको बता दिया, सीवरेज और सीवेज में डिफरेंस ये है, सीवेज तो वेस्ट वाटर होता है, और वो सिस्टम जिसमें हम कलेक्ट, ट्रांसपोर्ट, कन्वे, डिस्पोज ऑफ करते हैं सीवेज को, उसको हम सीवरेज कहते हैं। सेपरेट सीवेज सिस्टम होता है हमारे पास, कंबाइंड होता है, उसके बाद हमारे पास पार्टली सीवरेज सेपरेट सिस्टम होता है। सेपरेट सिस्टम में क्या करते हैं, देखिए ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, तो हमें वाटर पाइप भी हैं, वो पानी के ज़मीन के नीचे ही होती है। ये सपोज वाटर पाइप है, हमने क्या कर दिया, सैनिटरी सीवेज को अलग भेज दिया और ड्रेनेज को अलग भेज दिया। जब हमने सैनिटरी सीवेज और ड्रेनेज को अलग भेज दिया, उसको हम क्या कहते हैं, सेपरेट सीवरेज सिस्टम। अब ये समझ लीजिए, एक पाइप तो वाटर के लिए थी जो हमारे घर पे आ रही थी रत से, और जो ड्रेनेज है, स्टॉर्म वाटर, बारिश वाला पानी, उसको अलग पाइप में भेज रहा है, अलग बड़ा कंड्यूट होता है ये। और जो हमारे पास सैनिटरी सीवेज उसको अलग पाइप में भेज रहे हैं। तो अब ये सोच लीजिए, यहाँ पे हमें 2 अलग अलग पाइप्स देनी पड़ी थी, तो ये इट प्रूव्स टू बी मोस्ट कॉस्टली, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है और हम जनरली इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन रीज़न क्या है, अब आप खुद सोच लीजिए, जैसे कोई प्लेस है जहाँ पे ऑलमोस्ट नो रेनफॉल है, बारिश बहुत कम है, और हमने ड्रेनेज वाला पाइप दे दिया, तो क्या हमारे लिए ये फ़ायदेमंद हुआ? नहीं। बीइंग एन इंजीनियर वी हैव टू डिज़ाइन इट कॉस्ट इफेक्टिव। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए हमारे लिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए हमारे लिए हर कोई प्रोजेक्ट। तो जनरली ये हम अवॉइड करते हैं, बट
ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? जहाँ पे जो हैवी रेनफॉल हो और वो रेनफॉल लॉन्ग पीरियड के लिए हो। अगर बारिश हो और वो लॉन्ग पीरियड के लिए हो, लंबे समय तक हो, जनरली वहाँ पे हम इसको प्रोवाइड करते हैं। ध्यान रख लेना है, अगर मैं इसी फिगर को रिवर्स कर दूँ, ये हमारा वाटर पाइप था, ये हमारा ड्रेनेज था, ये हमारा सीवर था जो सैनिटरी सीवेज को ले जा रहा था। तो मैं हमेशा ड्रेनेज पाइप को ही सैनिटरी सीवेज वाली पाइप कंड्यूट के ऊपर ही रखूँगा। रीज़न ये है, अगर मैंने सैनिटरी सीवेज ऊपर रखा, नीचे ड्रेनेज रखा वाला, अगर इसमें से इसको तो मुझे ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको मैं डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ कर सकता हूँ लेक में, रिवर में। मुझे ट्रीट करना होता है इसको। तो ये जो है सैनिटरी सीवेज, अगर ये इसमें चला गया तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर हुआ, तो मुझे इसको भी ट्रीट करना पड़ेगा। फिर ट्रीट करने का मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जो वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो कॉस्टली हो जाएगा। तो हमेशा अगर हम प्रोवाइड करेंगे सेपरेट सीवरेज सिस्टम, हम उसमें प्रोवाइड जो करते हैं ना, ड्रेनेज को अबव और सैनिटरी सीवेज को बिलो ही प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जो होता है हमारा, जिसको हम कंबाइंड कहते हैं। अब देख लीजिए कंबाइंड सीवरेज सिस्टम क्या होगा। कंबाइंड सीवरेज सिस्टम एक ऐसा पाइप नेटवर्क सिस्टम होता है जिसमें ये ग्राउंड वाटर था, सॉरी ग्राउंड लेवल था, ये आपकी वाटर पाइप थी, ठीक है, और ये आपका एक ऐसा कंड्यूट था जिसमें आपने ड्रेनेज भी और सैनिटरी सीवेज भी भेज दिया, इसको हम कंबाइंड कहते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जनरली आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो ड्रेनेज की क्वांटिटी होती है या डिस्चार्ज होता है वो 30 टाइम्स ज़्यादा होता है। अब जब बड़े क्वांटिटी ड्रेनेज पानी में सैनिटरी सीवेज मिल गया, तो इसका मतलब उसमें आ गया ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ये जितना भी मेरे पास यहाँ से सीवेज निकलेगा, मुझे सारे को ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीट इन द सेंस, मुझे सबको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाना पड़ेगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। यहाँ पे जनरली क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट जनरली ये वहाँ पे भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे रेनफॉल होती है, मॉडरेट रेनफॉल जहाँ पे होती है, जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल हो फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, वहाँ जनरली इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेपरेट कॉस्टली है। कंबाइंड भी में भी इशू है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी को ट्रीट करना पड़ेगा। तो करें क्या हम? देन वी डू हैव एन ऑप्शन ऑफ other sewerage system, that is what we call as the partially separate सीवरेज सिस्टम। पार्शियली सेपरेट सीवरेज सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें क्या करते हैं? पार्शियली सेपरेट सिस्टम में क्या होता है, देखिए, जब नॉर्मल कंडीशंस होगी, बारिश नहीं हो रही है, तो एक पाइप है, उसमें सिर्फ सैनिटरी सीवेज फ्लो करेगा। लेट्स से हमारे पास एक ही पाइप है। तो जब हम क्या करेंगे, जब सपोज बारिश हुई, हम इसमें क्या करते हैं, एक ही पाइप रखते हैं। बारिश हुई, एक घर से निकला पानी जो है, हम उसको इसमें भी सब्जेक्ट करते हैं। ये चला गया तो इधर दोबारा आ गया, ड्रेनेज प्लस सेपरेट सैनिटरी सीवेज, ऐसे मतलब सैनिटरी सीवेज। तो इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में बारिश हो रही थी, तो इस कंडीशन में ये कंबाइन वर्क करेगा एज कंबाइंड, क्योंकि दोनों एक ही पाइप में जा रहे हैं। और जब बारिश नहीं हो रही है, लेट्स से ड्राई वेदर फ्लो में, इसमें सिर्फ इसी पाइप में सिर्फ सैनिटरी सीवेज ट्रैवल करेगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, दिस विल एक्ट एज ए सेपरेट सीवरेज सिस्टम। तो हम जनरली ये वाले सीवर्स प्रोवाइड करते हैं। जब वेट वेदर फ्लो होगा तब इट विल एक्ट एज द कंबाइन, एंड अदरवाइज इट विल एक्ट एज सेपरेट सीवरेज सिस्टम। ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है, एंड वी जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स अडॉप्ट दिस वन। ये ध्यान रखना है आपको। अब ये समझ लीजिए कि ये जो हमने वाटर दे दिया, वाटर सप्लाई जो हमने करी, तो उसमें क्या हुआ, आपने सपोज दे दिया, सॉरी,
आपने दे दिया 100 लीटर्स घर में भेज दिया किसी भी कम्युनिटी में, होगा क्या, ध्यान रख लेना, उसमें से 80% मतलब 80 लीटर्स जो है ना सीवेज में कन्वर्ट होगा। मतलब क्या है इसका, आप 20 लीटर ही यूज़ करते हो, जो यूज़ तो सारा करते हैं, जो सीवेज में कन्वर्ट नहीं होता। 80% 80 लीटर सीवेज में कन्वर्ट होगा। और जो ये 80 लीटर मिला मुझे सीवेज, इस 80% में भी ध्यान रखना है 99.9% वाटर ही होता है और ओनली 0.1% इज सॉलिड। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। 80 लीटर में सिर्फ 0.1% सॉलिड होगा। अच्छा, ये जो हमारा 0.1% सॉलिड हो गया, इसमें भी पार्ट्स हो जाते हैं। इसमें 45% ऑर्गेनिक होता है और राउंड ऑफ बचा 55% इनऑर्गेनिक हो जाता है। सॉलिड जो होते हैं ऑर्गेनिक 45% होते हैं, ठीक है। ये 45% है ना ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। अब ये जो 45 बचा, इसके भी 3 होते हैं। एक होता है जिसको हम डिजॉल्व सॉलिड्स कहते हैं, वो डिजॉल्व सॉलिड्स 50% होते हैं, इसका 50%। और 25% बचा, 25% इसमें कौन सा होता है, सस्पेंडेड। और सस्पेंडेड का एक दूसरा टाइप है जिसको हम सेटलेबल सॉलिड्स कहते हैं, ये होता है। तो ये आपको ग्राफ ध्यान रखना है, एक ये रफ फ्लो डायग्राम। अगर आपके पास सीवेज जो है 100 kg का है, 100 kg सीवेज है, उसमें क्या होगा 99 kg जो उसमें होगा वाटर होगा 99.9, ठीक है। 0.1 kg जो होगा उसमें वो होगा सॉलिड। इसका 45% जो होगा वो ऑर्गेनिक होगा, 55% इनऑर्गेनिक होगा। इसका भी फर्दर आपको ये क्लासीफाई करना है। इसका 50% डिजॉल्व होगा, 25 सस्पेंडेड होगा, जो सस्पेंडेड हो जाता है, और एक होता है सेटलेबल। नाउ यहाँ पे एक टर्म आ गया सेटलेबल सॉलिड्स। देखिए सेटलेबल सॉलिड्स क्या होते हैं, ये भी सस्पेंडेड सॉलिड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है इनमें, इनमें एक फ़र्क है। अगर आपने दोनों सेटलेबल एंड सस्पेंडेड लिए, डिफरेंस क्या है। सेटलेबल सॉलिड्स में कैपेसिटी ऑफ सेटलिंग मोर होती है, ये ज़्यादा तेज़ी से सेटल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सस्पेंड्स। अब इनको सेटलेबल सॉलिड्स हम कैसे पता करते हैं कि सॉलिड सेटलेबल है या नहीं, और है तो कितने हैं। हमारे पास ना एक कोन होता है, कोन शेप्ड होता है, जिसको हम इम्हॉफ कोन कहते हैं। ये जनरली पूछा जाता है इम्हॉफ कोन का यूज़। इसमें क्या कर दिया आपने यही पानी डाल दिया और इसको आपने रख दिया 120 मिनट या 2 घंटे के लिए, आपने अनटच्ड अनशेक छोड़ दिया। फिर जो सॉलिड्स उसमें आ जाते हैं 2 घंटे के बाद, इसमें कैलिब्रेशन होती है इन कॉन्सेंट्रेशन mg/L। तो जो हमारा अमाउंट ऑफ सॉलिड्स निकलता है उसको हम सेटलेबल सॉलिड्स कहते हैं। तो इम्हॉफ कोन का काम क्या है, इट इज़ हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स, जब उस सॉलिड्स को आप 120 मिनट के लिए अनटच छोड़ते हो। नाउ हमारे लिए और जो अब बचा ज़रूरी पार्ट जो है वो है इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमारे पास ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है, जो प्राइम इम्प्योरिटी है, जो प्रॉब्लमेटिक होती है, इसकी वजह से ही हमें वेस्ट वाटर ट्रीट करना पड़ता है। ये भी 2 तरीके का होता है, या तो होगा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, या तो होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, बायो मतलब लाइफ, लाइफ का मतलब यहाँ पे माइक्रोब्स। ये ऐसा ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसको माइक्रोब्स डिकम्पोज कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जिसको माइक्रोब्स इसको भी कर पाते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। तो जनरली जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर।
अगर इस ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन माइक्रोब्स ने किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, डिकम्पोजिशन का मतलब ऑक्सीडेशन, उसको हम कहते हैं, दोज माइक्रोब्स वी कॉल एज एरोबिक। और इस प्रोसेस को हम एरोबिक ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। इन माइक्रोब्स को भी हम कहते हैं एरोबिक माइक्रोब्स, क्योंकि उन्होंने इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया, ऑक्सीडाइज किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, जब ये एरोबिक होता है ना, प्रेफर तो हम यही करते हैं, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होता है एक्चुअल में, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। इसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो स्टेबल होते हैं, इसके एंड प्रोडक्ट्स जनरली स्टेबल होते हैं। और इसके एंड प्रोडक्ट जनरली क्या होते हैं, जैसे फॉस्फेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं एंड कार्बोनेट्स। मतलब क्या है, जब पूरा डिकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक मैटर का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय एरोबिक माइक्रोब्स, उस टाइम पे ये वाले प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और ये स्टेबल होते हैं केमिस्ट, लाइक फ्रॉम द स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। अब दूसरे होते हैं, अगर माइक्रोब्स ने इसी ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करी बट दैट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लाइक वहाँ पे ऑक्सीजन था नहीं और तब भी उसकी डिकम्पोजिशन हुई, उन माइक्रोब्स को हम एनएरोबिक कहते हैं। वी कॉल देम एज एनएरोबिक माइक्रोब्स। और जब ये एनएरोबिक माइक्रोब्स होता है, इसकी रिएक्शन होती है, तो इससे क्या होता है, इससे निकलते हैं कुछ प्रोडक्ट्स विच आर वेरी अनस्टेबल। और ये पंजेंट स्मेल, जब इसके प्रोडक्ट्स निकलते हैं, दे हैव फाउली स्मेल। जनरली इससे निकलते हैं एसिड्स, अल्कोहल्स और गैसेस। और जनरली हम क्या चाहते हैं कि हमारा ये वाले डिकम्पोजिशन को हम प्रेफर नहीं करें। ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन जब एनारोबिक कर पाए तो उसको हम एनारोबिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। और कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो दोनों एरोबिक भी होते हैं एनारोबिक, उनको हम फैकल्टेटिव कहते हैं, फैकल्टेटिव माइक्रोब्स कहते हैं, और उसको हम फैकल्टेटिव डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी का डिकम्पोजिशन हुआ, इससे निकलने वाले इम्प्योरिटीज़, बीओडी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ट्रीटमेंट, और बीओडी, सीओडी, टीएचओडी सब का कॉन्सेप्ट को डिटेल में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी।